दोस्तों पीसीएस मेंस में आंसर राइटिंग के महत्व को आप सभी जानते हैं और इसी श्रृंखला में योद्धा बैच के अंतर्गत हम लोग आज डे 6 का मॉडल आंसर डिस्कशन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक आंसर बेहतरीन तरीके से लिखा जा सकता है, क्या बारीकियां हैं इसको हम लोग देखेंगे, भूमिका से लेकर मेन बॉडी और निष्कर्ष तक जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम बारीकी से देखेंगे कि कैसे एक आंसर में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर एक बेहतरीन आंसर लिखा जा सकता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त योद्धा बैच के अंतर्गत कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी को भी देखेंगे, उनके इम्प्रूवमेंट को भी देखेंगे और उनसे क्या सीख सकते हैं आप वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी स्पेशल के 5 और 6 पेपर के लिए पेपर 5 का डे 6 का पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रिटिश कालीन उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के विकास का वर्णन करना है आपको। ठीक है, तो जो ब्रिटिश कालीन वास्तुकलाएं हुई थी, जितने स्थापत्य ब्रिटिश टाइम के बने हुए थे, उनकी जो विशेषताएं हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, उसके विकास पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भूमिका लिखनी है, पता ही है 5 से 6 लाइन में, 4 से 5 लाइन में शॉर्ट में आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप उस क्वेश्चन के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं, वो इसी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना के साथ ही भारतीय शैली और यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण से इंडो गॉथिक या इंडो सरसेनिक शैली का विकास हुआ। ठीक है, तो इसमें आपने सिंपली ये बताने की कोशिश की है कि भारतीय शैली और यूरोपीय शैली दोनों के सम्मिश्रण से जिस वास्तुकला का निर्माण हुआ या विकास हुआ उसे इंडो गॉथिक शैली कहते हैं, जिसमें भारतीय इंडो और गॉथिक यानी कि ब्रिटिश जो है स्थापत्य का मिश्रण शामिल है। ठीक है, तो ये आपने एक इन्फॉर्मेशन दे दी भूमिका के तौर पर। अब देखते हैं आगे क्या है। आधुनिक उत्तर प्रदेश में इस वास्तु शैली के अंतर्गत मुख्य रूप से या मुख्यतः सरकारी प्रशासनिक भवनों का निर्माण, चर्च का निर्माण या विश्वविद्यालयों का निर्माण आदि हुए हैं। ठीक, तो इन लोगों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य के समय में जो निर्माण कार्य किए वो भवनों का किया, या तो चर्च का किया या विश्वविद्यालयों का किया, शैक्षणिक संस्थानों का आप मान के चले। ठीक है, इसके अलावा और भी निर्माण हुए जिसके हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रमुख रूप से निर्माण थे। ठीक है, चलिए आप कुछ ब्रिटिश स्थापत्य को देख लेते हैं कि कौन कौन से ब्रिटिश स्थापत्य का निर्माण किया था। उसको हमने शॉर्ट में इस जो है आरेख से आपको दिखा दिया है। तो जैसे लखनऊ का विधानसभा भवन जो आज भी वहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ असेंबली आज भी बैठती भी है। इसके अलावा मेमोरियल हॉल प्रयागराज में, बेगम समरू का चर्च सरधना में, सरधना आपके भाई मेरठ के पास वाला। ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये भी जो आर्किटेक्चर है वो ब्रिटिश कालीन है या ब्रिटिश से संबंधित। और पत्थर गिरजाघर प्रयागराज, सेंट मैरी चर्च वाराणसी, सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च लखनऊ में। तो ये जितने भी आपके पास जो आपके सामने दिख रहे हैं एग्जांपल, ये सारे ब्रिटिश इंडो ब्रिटिश जो है शैली में हैं। ठीक है, ये सारे। इसके अलावा और भी हैं पर आपको शॉर्ट में बताया है, बहुत ज़्यादा आप डिटेल में सारी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि क्या क्या इसके अंतर्गत स्थापत्य में विशेषताएँ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं विधान भवन की। विधान भवन में लखनऊ में निर्मित अर्धचंद्राकार 2 मंजिला इमारत, बीच के एक बड़े गौथिक गुंबद। ठीक, तो 2 मंजिला एक तो है, ठीक है, दूसरा अर्धचंद्राकार शेप में है। ठीक, और बीच में एक गौथिक गुंबद है। गुंबद की तो वास्तुकला आप जान ही रहे हैं, इस्लामिक शैली में भी थी। ठीक है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये गौथिक शैली में बना हुआ गुंबद है। इसके अलावा देख लेते हैं क्या विशेषताएं हैं और स्थापत्यों की। जैसे विश्वविद्यालय का इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय है, बनारस विश्वविद्यालय है, ये सभी यूरोपीय वास्तुकला से प्रभावित हैं। अब प्रभावित से मतलब ये है कि इंडो और गॉथिक या सरसैनिक या ब्रिटिश ये सारे मिक्सचर हैं इसमें। ठीक है, तो प्रभावित हमने बोला है। ठीक, इसके अलावा क्या है, मेयो मेमोरियल हॉल है, गॉथिक शैली में बना हुआ, वायसराय की पब्लिक मीटिंग और नृत्य समारोह के लिए ये बना हुआ था। ठीक, तो ये भी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बेगम समरू का चर्च सरधना मेरठ में निर्मित रोमन कैथोलिक चर्च है, जो कि रोम के सेंट पीटर्स बेसिलिका पर आधारित है। तो रोम में जो सेंट पीटर्स बेसिलिका है उसी की जो है कॉपी के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार प्रदेश में और क्या बना हुआ है, जैसे कई रेलवे स्टेशन हैं, जैसे चारबाग, प्रयागराज या कानपुर रेलवे स्टेशन का अगर आप जो है आर्किटेक्चर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है ब्रिटिश टाइम के स्थापत्यों की याद दिलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बनी हैं। अब विशेषताएं देख लेते हैं कि इस जो है ब्रिटिश स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या है, ऐसा क्या इसमें प्रयोग होता था जिसके कारण ये अपने पहले के जो है स्थापत्यों से अलग हैं। तो देख लेते हैं। पहली बार स्टील, लोहा, कंक्रीट, गारे का प्रयोग हुआ है। ठीक, मिश्रण का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा भवनों में बड़ी बड़ी विशाल खिड़कियाँ, इको फ्रेंडली भवन निर्माण, इंडो गॉथिक, हिंदुस्तानी, फारसी आदि का शानदार मिश्रण है। ठीक, यानी कि ये जो स्थापत्य है इसमें इंडो गॉथिक शैली, हिंदुस्तानी, फारसी सभी शैलियों का शानदार मिश्रण किया गया है। ठीक है, इको फ्रेंडली यहाँ पे जो भवन निर्माण था वो इस तरह से था कि आसपास जो है गार्डन है या पेड़ पौधे हैं या बड़े बड़े जो नहीं ताड़ के या इस तरह के पेड़ों का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा क्या विशाल इमारतें हैं, पतली दीवारें हैं, ऊंचा शिखर है। ठीक,
नुकीले मेहराब इसकी प्रमुख विशेषता रही है। ठीक, तो जो मेहराब होते थे वो नुकीले होते थे इनकी स्थापत्य में। तो ये आपकी जो है स्थापत्य की कुछ विशेषताएं हो गई ब्रिटिश स्थापत्य की। ठीक है, तो ये आप जो है 4 से 5 पॉइंट में या 5 से 6 पॉइंट में आप ये विशेषताएं लिख सकते हैं। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश या इंडो गॉथिक शैली के तहत बनी इमारतें पूर्व की तुलना में अलग हैं, जिसमें धार्मिक भवनों, मकबरों और मस्जिद आदि की जगह आधुनिक उपयोगी भवनों ने ले ली, है ना। तो उसकी जगह पे क्या बन गए, प्रशासनिक, शैक्षणिक और न्यायिक भवनों ने ले ली। ठीक है, तो ये आपने शॉर्ट में कंक्लूड कर दिया कि जो पहले के स्थापत्य थे इनके पहले के, उनकी अपेक्षा आज कौन से हो गए, तो आज ये वाले हो गए। तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम के स्थापत्य की विशेषताएं हो गई, यानी कि इसका निष्कर्ष आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है जिसमें आपने क्या बताया, आपने बताया कि ब्रिटिश कालीन वास्तुकला में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और इन पे प्रभाव किस किस का है, और कुछ स्थापत्यों के नाम आपने बताएं, कुछ को एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा आपने विशेषताओं को बता दिया। ठीक है, ये विशेषताएं आपने बता दी, तो ये आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। अब आप इसमें ये भी कर सकते थे कि 3-4 और आप बता सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, टाइम के हिसाब से और वर्ड लिमिट के हिसाब से आपको यहाँ पर ये लिखना होगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषता की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न का आंसर है, ये नज़र में आप देख लीजिए। तो ये जो है पीसीएस 2023 में आया भी हुआ है मेंस में। ठीक है, तो ये देखिए, आप वास्तुकला में तो आपने कई वास्तुकला पढ़ लिए थे, अवध का पढ़ लिया था, फिर सरकी शासक का पढ़ लिया, फिर उधर मूर्ति कला में आपने जो है मथुरा मूर्ति कला पढ़ लिया, गुप्त और जो है मौर्य वंश में वास्तुकला का पढ़ लिया। लेकिन अब देखिए इसी तरह सरप्राइजिंग एलिमेंट आ जाते हैं कि आगरा का स्मारकों के लिए इस बार पूछ लिया। तो आपको तैयार हर चीज़ के लिए रहना है, एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास हर चीज़ की होनी चाहिए। हर चीज़ इन द सेंस जितने भी स्थापत्य अगर हैं उत्तर प्रदेश के, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता हों ताकि आप एक आंसर फॉर्मेटिंग कर सको। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले भूमिका उसी पैटर्न पे, उत्तर प्रदेश का आगरा शहर मुगल कालीन इंडो इस्लामिक शैली इसमें निर्मित स्थापत्य का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ कई ऐसी इमारतें हैं जो इसे विश्व स्तर पर अपनी अनूठी पहचान दिलाते हैं। ठीक, तो आपने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की कि आगरा शहर जो है मुगल इंडो इस्लामिक शैली के स्थापत्य का प्रमुख केंद्र रहा है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादातर जो मुगल शासक रहे हैं, चाहे बाबर हो या अकबर तक, ये जो है आपके कहाँ, जहांगीर तक भी, ये आपके ज़्यादातर आगरा में अपनी राजधानी बना कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जाहिर सी बात है जो भी स्थापत्य होंगे वो वहाँ होंगे, कहाँ, आगरा में होंगे। ठीक है, मेन बॉडी पे चलते हैं। ये आप सुंदर सा मैप बना देंगे। कई स्टूडेंट के जो है मैप में दिक्कत आ रही है, या तो ये है कि जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में नहीं बना पाते हैं, या जैसा भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैप बनाना बहुत ज़्यादा टफ का टास्क नहीं है। आप एक रफ पेपर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। 10 से 20 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मैप बनाना सीख जाएंगे। मैप का फ़र्क बहुत पड़ता है, अच्छा मैप रहेगा तो आपको नंबर डेफिनेटली उसके एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका, ये देख लीजिए मैप बन गया है। और आपने बाबर का बता दिया, अकबर कालीन कुछ जो है स्थापत्य की बात बता दी, शाहजहाँ की और जहांगीर की, और ये सारी ही कहाँ पर निर्मित हुई हैं, आगरा में। ठीक, तो ये आपने एक सुंदर सा मैप बनाया, उसमें ये दिखा दिया। आपने बताया कि हाँ हमको पता है कि कितनी चीज़ें आगरा में स्थापत्य में बनी हुई हैं। ठीक है, ये आपने बताया। अब हम क्या करेंगे कि आगरा में जो इमारतें बनी हैं इनकी वास्तुगत कुछ विशेषता बताते चलेंगे। अब सबकी तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ 3 से 4 या 4 से 5 जितनी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आगरा का किला इंपॉर्टेंट ही है। लाल बलुआ पत्थरों से का प्रयोग हुआ है। 4 बाग शैली के तहत सौंदर्यीकरण की विशेषता। 4 बाग शैली का मतलब ये है कि जो आपकी मेन जो है इमारत होगी उसके चारों ओर ये जो पोर्शन है यहाँ पर बगीचे टाइप के बने होंगे, है ना। तो ये 4 बाग शैली के रूप में ये जो है विशेषता रही है। इसके अलावा क्या है, मेहराबों पर फूल, पत्ती, पशु पक्षी आदि की आयतें लिखी हुई हैं, आयतें बनी हुई हैं। और बंगाल गुजरात शैली की का भी प्रयोग इसमें दिखता है, मतलब वहाँ के स्थापत्य की कुछ विशेषताएं भी आपको इसमें दिखेंगी। ठीक, दिल्ली दरवाजे के लिए पर्सी ब्राउन ने यहाँ पर कहा है कि निसंदेह यह भारत के सबसे अधिक प्रभावशाली दरवाजों में से एक है। तो अब ये सब विशेषताएं अगर कोई बाहर का इतिहासकार कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो बात होगी। ठीक, तो ये आगरा का किला हो गया। अच्छा हाँ, बनवाया किसने था, तो अकबर ने बनवाया था, है ना। ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कौन सा स्थापत्य देख सकते हैं, तो नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं ताजमहल। ताजमहल मध्य एशिया, ईरान, भारत की भवन निर्माण शैली का मिश्रण है। ठीक है, तो इसके जो निर्माण में स्थापत्य की विशेषताएं हैं उसमें मध्य एशिया, ईरान और भारत तीनों की ही शैलियों का मिश्रण देखने को आपको मिलेगा। ठीक, मीनार का जो निर्माण है वो दृष्टि भ्रम पैदा करने वाला है, यानी कि मीनारों का झुकाव भूकंप रोधी तकनीक की पैदा करता है। ठीक है, मतलब ये भ्रम पैदा करने वाला है कि उस तरह से वो बनी हुई है कि पता नहीं चलेगा आपको कि ये खड़ी है या अभी तिरछी है, गिर रही किस तरह से, लेकिन वो स्टेबल खड़ी है
है ना। कभी आप जा करके भी देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा। और मीनारों का जो झुकाव है वो भूकंप रोधी तकनीक की पैदा करता है, तो मतलब उसे इस एंगल पे बनाया गया है कि अगर भूकंप जैसी किस तरह कोई स्थिति होती है तो वो सेफ रह सके। ठीक, इसके अलावा सफ़ेद संगमरमर की बहुतायत में प्रयोग हुआ है। पित्रा शैली से अलंकृत कीमती रंगीन पत्थरों की सुंदरतम प्रयोग किया गया है। तो आप जब ताजमहल जाएंगे तो वहाँ अंदर में जो मकबरे वाला पोर्शन है वहाँ पे आप जब जाएंगे तो कब्र के पास जो चौखट बनी हुई है वहाँ पे आप देखेंगे कि बारीक नक्काशी की पित्रा शैली का प्रयोग हुआ है दीवारों पर। तो जब जाइएगा तो कभी देखेगा तो वो सुंदर प्रयोग है, वही यहाँ पर बताया भी गया है। इसके अलावा क्या है कि जहांगीर महल मुगलकालीन सर्वोत्कृष्ट निर्माण माना गया। इसे कोनों पर 4 बड़ी छतरियाँ लगी हैं, हिंदू शैली में बना हुआ है। ये विशेष रूप से आपको देखने वाली बात है, हिंदू शैली में बना हुआ है। ठीक, और संगमरमर का अल्प प्रयोग है, बहुत कम संगमरमर का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बहुत ही फेमस है। तो मेहराबी मार्ग है, मुख्य विशेषता इसकी है। ठीक, मेहराब लगे मार्गों पर। दरवाजे के लेख में अकबर द्वारा मानव समाज को विश्वास एवं भक्ति भाव का संदेश दिया गया है। ठीक है, तो ये लेख लिखा गया है बुलंद दरवाजे की दीवारों पर। इसके अलावा क्या है कि अकबर का मकबरा नेक्स्ट में पिरामिड आकार में है। पहली बात तो ये अकबर का मकबरा बनवाया किसने था, तो जहांगीर ने कंप्लीट करा बनवाया। ठीक, कोनों पर अष्टभुजीय सुंदर 5 मंजिला 100 फीट ऊंची मीनार बनी हुई है। तो ये इसकी विशेषता है अकबर के मकबरे की। ठीक, इसके अलावा क्या, एतमुद्दौला का मकबरा। अच्छा, ये जो है आपका सिकंदरा में है। ठीक है, वहीं आगरा में ही सिकंदरा जगह पे है। अब एतमुद्दौला का मकबरा प्रथम पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर में बना ये मकबरा था। सर्वप्रथम पित्रा शैली का प्रयोग हुआ है इसमें, और कब्र पीले रंग के पत्थर से निर्मित है। तो बहुत ही सुंदर जो है ये स्थापत्य आप देखने को मिलेगा अगर आप देखते हैं तो ये हो गया। तो आपने जो है 4 से 5 या 5 से 6 जितने भी आप मैक्सिमम बता सकते हैं अपनी वर्ड लिमिट में रह करके, वो आपने यहाँ पे स्थापत्य को बता दिया। अब आप निष्कर्ष की ओर चलेंगे। ठीक, तो देखते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आगरा स्थापत्य की इन्हीं अनूठी विशेषताओं के कारण ही आज यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में यहाँ की 3 इमारतें शामिल हैं। कौन, ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी। अब ये आपने बता दिया ये कितना महत्व रखता है, न केवल इंडिया लेवल पे बल्कि वर्ल्ड लेवल पे भी। ठीक, तो ये निष्कर्ष भी आपका एक बेहतर निष्कर्ष हो गया। आप इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ ला सकते हैं, जैसे हेरिटेज साइट तो है ही, साथ ही पर्यटन सर्किट से जोड़ करके भी, या पर्यटन से जोड़ कर भी आप देख सकते हैं अगर पर्यटन सर्किट में आता है तो। नहीं तो आप पर्यटन से नॉर्मली जोड़ के देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इकॉनमी के लिए भी, वहाँ के लोगों के आर्थिक क्रियाकलापों के लिए भी। तो आप इस तरह से कुछ भी निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ये देख ही सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। जैसे ही वीडियो अपना ये कंप्लीट हो जाएगा PDF आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। बाकी आप आंसर राइटिंग करते रहें, उसमें जो तकनीकी दिक्कतें हैं वो सारी आपको बताई दी जाएगी। आप देख लेते हैं कुछ कॉपियाँ अपने स्टूडेंट की। ठीक है, तो ये कॉपी है, जिसकी है वो जान रहा है, बाकी क्यों ली गई है ये आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें लिया गया आगरा के स्मारकों के लिए। तो इसमें इन्होंने भूमिका जो लिखी है ठीक लिखी कि सिकंदर लोदी द्वारा नगर बसाया गया था। ठीक है, नगर बसाने की इन्फॉर्मेशन से शुरू कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण से भरा पड़ा है जिसे देखने पर्यटक देश विदेश से भी आते हैं। ये भी सरल और सुस्पष्ट भूमिका है। इसके अलावा क्या, आगरा के स्मारकों में निर्माण में अनेक वंशों मुख्यतः मुगल शासकों ने योगदान दिया। ठीक है, शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे दी। अब क्या किया इन्होंने कि आगरा के कुछ प्रमुख स्थापत्य बता दिए, जैसे लोधी गार्डन है, लाल किला है, मोती मस्जिद है, ताजमहल है, एतमुद्दौला मकबरा और बाकी ये सारे बता दिए। तो अच्छा है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर सुझाव क्या दिया गया है कि यही जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे बताई है ये वाली, इसको आप इस तरह से यूपी के मैप में अगर बना के यहाँ से एरो निकाल कर ना दे तो और अच्छा है। तो ये सुझाव दिया गया है, बाकी आंसर इन्होंने बढ़िया लिखा है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर देखिए आगरा के स्मारकों की इन्होंने विशेषता बताई है और विशेषताओं को इस तरीके से कुछ बताया, तो ये भी शानदार तरीका है। ठीक है, इसमें भी पिक्चर और अच्छी से क्लियर होती है। देखिए, चारबाग शैली में 4 ये पैटर्न बताया, या अरबेस्क विधि है जिसमें फूल पत्तियों का चित्रण या इस तरह की कलात्मक कृतियाँ बनी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से बता दिया है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मार्क्स आपको मिलेंगे, बस दिखने में जो है एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ज्यामितीय सिद्धांतों का प्रयोग हुआ है, सुलेखन हुआ है, और ये आपकी मूर्तियों का अभाव है। कैसी सजावट के लिए मूर्तियों का अभाव है, मूर्तियाँ नहीं होती थी जनरली, चारों तरफ मीनार दिखते ही दिखते हैं। तो ये जो है आपकी कुछ विशेषता हैं। और कुछ कमेंट्स में है कि सर्वाधिक इमारतें लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। बाद में अकबर के बाद अगर हम स्थापत्य की बात करेंगे तो सफ़ेद संगमरमर के प्रयोग को हम देखेंगे बढ़ता गया है। ठीक, ये चीज़ हो गई। बाकी निष्कर्ष उनका ठीक लिखा है, इसमें ताजमहल और आगरा फोर्ट विश्व विरासत शामिल हैं। इस तरह के कुछ पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। बाकी आंसर बेहतरीन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यूपी का एक मैप बना के डाला जा सकता है। नेक्स्ट कॉपी देख लेते हैं अनामिका जी की। तो ये कॉपी है अनामिका जी की, और लेखन शैली तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इंट्रो ब्रिटिशकालीन वास्तुकला को हम इंडो, ये पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है इनका। ठीक है, सर सैनिक या वास्तुकला कहते हैं। ठीक है, इंट्रो ठीक लिखा है।
इसके अलावा क्या ब्रिटिश वास्तुकला यूरोपीय शैली, इंडो सरसैनिक शैली में है। यूरोपीय शैली की बात करें तो इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी कानपुर ये, और इंडो सरसैनिक में लखनऊ चारबाग और ये कानपुर रेलवे स्टेशन। तो ठीक है, किसी भी तरीके से आप लिखेंगे कंटेंट वही रहेगा, पैटर्न लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, तो अच्छा है। इसके अलावा चर्च, शिक्षण संस्थान, रिहायशी इलाके, महल भवन, ब्रिटिश वास्तुकला की छाप मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपने ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इसके अलावा और क्या चीज़ें बनी हैं। अब इन्होंने एक एक करके, जैसे प्रयागराज यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, मेमोरियल हॉल है, अच्छा आंसर लिखा हुआ है, ये आपने मैप भी बनाया है, बढ़िया है। ठीक है, ये प्रयागराज लाइब्रेरी के बारे में बता दिया, राजभवन, संस्कृत कॉलेज, विधान भवन। ठीक है, हाँ विशेषता वाला पॉइंट जो है अलग से जो है डिमांड कर रहा था, तो उसको यहाँ पे बता दिया गया है इनको किस तरह से लिख सकते हैं। बाकी विशेषता इसमें साथ साथ इन्होंने कुछ कुछ लिखी हुई हैं, तो वैसे भी चल जाएगा, ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी निष्कर्ष बढ़िया लिखा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कॉपी निवेदिता जी की है। ठीक है, इनका भी पहला वाला दूसरा वाला क्वेश्चन लिया गया, आगरा वाला, भूमिका अच्छी लिखी हुई है, मैप में इस तरह से बताया गया है। ठीक है, ये कुछ छूटे हुए थे तो इनको भी ऐड किया जा सकता है। और हाँ, ये विशेषता जो लिखनी थी उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसमें इनको सजेशन दिया गया है कि प्रयास अच्छा है जिससे अपनी बातों को हाँ, इन्होंने क्या किया है कि विशेषता बताते वक्त जैसे लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग जो हुआ है सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, तो जैसे लाल किला और ताजमहल, ठीक, तो लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर, उसके लिए एक एक एग्जाम्पल दे दिए। ठीक, उसी तरह ही जो है भव्य महल व ऊंचे दरवाजे, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। इसी तरह वर्गाकार उद्यान जैसे ताजमहल और लाल किला के चारों ओर दिखता है, तो वो इन्होंने एग्जाम्पल में बता दिया। फिर भव्य गुंबद, चारों ओर ऊंची मीनारें, तो ताजमहल जो है एग्जाम्पल बता दिया। ठीक, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। उसके बाद जालीदार झरोखे, खिड़कियाँ हैं, ये सब का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे इनको बता दिया गया है कि खास महल में जहाँ अकबर का निजी निवास था तो झरोखा दर्शन होता था, तो वो हो गया। तो पित्रदुरा शैली है, ताजमहल और इसकी नक्काशी, तो ये भी एक तो पैटर्न अच्छा है जिसमें आप विशेषता बताते जा रहे हैं और उसका एक एक एग्जाम्पल देते जा रहे हैं, तो ये भी एक क्या, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। बाकी इनकी जो है निष्कर्ष अच्छा है ही, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कॉपी देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉपी अभिषेक जी की है। ठीक है, तो भूमिका इनकी अच्छी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इनका दिखाने का तरीका ये अलग तरीके से, इन्होंने क्या किया, प्रमुख स्मारक तथा उनकी वास्तुकला विशेषताएं बताई हैं। कैसे, ताजमहल लिया आपने और ताजमहल के बारे में आपने विशेषताएं बता दी 6-7 लाइन में। ठीक है, फिर लाल किला, अच्छा इसमें क्या है, स्थापत्य के साथ साथ उसकी विशेषताएं, जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा था, यहाँ हेडिंग स्थापत्य हो गई और विशेषताएं बताया गया है, तो ये भी तरीका अच्छा है, आप इस तरीके से बता सकते हैं। ये ऐड मोर लिखा हुआ है कि कुछ जो और स्थापत्य हो सकते हैं ऐड कर सकते हैं, वो बताए गए हैं। ठीक, तो फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा, अहमदुल्ला मकबरा, 5 जो है स्थापत्य को इन्होंने लिया है, बाकी को इनको कंक्लूड करते वक्त वाले डाले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी ठीक है, प्रस्तुति भी ठीक है, बाकी निष्कर्ष अच्छा है ही। हेरिटेज आर की देखिए इन्होंने यहाँ पर बात की ही है, तो अच्छा है। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये आपका एक डे 6 का मॉडल आंसर और कुछ स्टूडेंट की कॉपी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेहतर आंसर राइटिंग हुई है पहले से, और मुझे जहाँ तक लगता है कुछ तो एक्स्ट्रा जो है सीखने को मिला ही होगा। तो आप लोग भी देख सकते हैं कैसे एक आंसर राइटिंग करनी है, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो करते रहिए आंसर राइटिंग। मेंस की तैयारी आप इधर 2 महीने आराम से करिए, उसके बाद अपने प्रीलिम्स पे लग जाइएगा। ठीक, अभिव्यक्ति पीछे साथ है ही आपके, ये बैच आपका है ही, आप जब भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 महीने यहाँ पर जुलाई और अगस्त, अगर आपका प्रीलिम्स ठीक ठाक तैयार है तो जुलाई अगस्त, अगर नहीं तैयार है तो ये जून जितना बचा हुआ है और जुलाई पूरा, और शुरू में 10 दिन अगस्त के आप ले लें या नहीं भी लें। अगर नहीं तैयार है प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा, तो आप 2 महीने या 1.5 महीने बढ़िया से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप पूरा यूपी स्पेशल जितना कवर हो सकता है आप कवर कर लिए, एटलीस्ट पढ़ लीजिए आप एक बार। आंसर राइटिंग तो आप चलिए अभी जितनी कर पा रहे हैं उतनी कर पा रहे हैं, लेकिन पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, ताकि जब भी आंसर राइटिंग का मौका मिले या करवाई जाए, आप जो है बेधड़क उसको करिए। ठीक, और बाकी इधर उधर समय ख़राब करने से अच्छा है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि मेंस का सिलेबस जल्द से जल्द आप ख़त्म कर लें, ताकि उधर पीटी के बाद आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इफ़ वर्ड का कोई जो है चांस ना रहे और सीधे सिलेक्शन की ओर बढ़े। ठीक है, तो चलिए फिर